बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में। इसकी हम कंपोजिशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके फंक्शन देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वहाँ पे जो एक कानून बनाया जाता है उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि यूके पार्लियामेंट को दरअसल मदर ऑफ़ ऑल अदर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यूके वाहिद कंट्री है जिसने जो मॉडर्न कानून साजी के हवाले से एक इदारा बनाया जिसको पार्लियामेंट का नाम दिया गया, और ये जो पार्लियामेंट है सबसे पुराना इदारा है कानून साजी के हवाले से। यूके पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाया जाता है, और ये जो कॉन्सेप्ट था वो इतना एक प्रैक्टिकल लगा और इतना एक वाइब्रेंट लगा, तो इसको दूसरे कंट्रीज़ ने भी कॉपी करना शुरू किया, जैसे पाकिस्तान, भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब कम व बेश सारी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस दो चेम्बर्स जो बनाए जाते हैं, और वहाँ पे बैठ के ना कवानीन के ऊपर बात की जाती है, हुकूमत के जो काम हैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाती है, मामला देखे जाते हैं, डिस्कशन की जाती हैं। सो ये जो पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है दरअसल यूके का की एक उन्होंने ही इंट्रोडक्शन इसको कराया। और यूके पार्लियामेंट को तो इतनी एक अहमियत हासिल है यूके के अंदर कि वो इतनी पावरफुल है कि उसके अलावा बाकी सारे इदारे उसके कंट्रोल के अंदर हैं। आपको मैंने एक अपनी वीडियो के अंदर जो मैंने बनाई थी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ऊपर, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह जो है ना एक पार्लियामेंट है यूके की, उसके पास क्या एक सॉवरेनिटी है, उसके पास क्या एक सुपरमेसी है। सो इतनी जो है ना यूके पार्लियामेंट एक मजबूत इदारा है। और इवन के डी लॉम ने तो एक राइटर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि यूके पार्लियामेंट जो है ना वो सब कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो किसी मर्द को औरत में तब्दील नहीं कर सकता। इस जुमले से एक ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इसकी पावर कितनी यानी कि वो एक सुप्रीम है, और इसके पास इतनी एक अनलिमिटेड किस्म की, मैं अगर कहूँ कि पावर्स हैं कि वो कुछ किसी भी चीज़ को तब्दील कर सकता है, लेकिन वो चीज़ जो एक कुदरती तौर पे है आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, बाकी ये सब कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो अब यूके पार्लियामेंट ये भी कर सकता है, किसी मर्द को औरत के अंदर तब्दील कर सकता है। टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको पता है कि जीन्स जो है ना वो तब्दील आसानी से हो जाती है, आप ऑपरेट करा के कर सकते हैं। तो आई थिंक अब ये भी वो पार्लियामेंट कर सकती है, क्योंकि ये जो जुमला है ये तो तकरीबन बहुत सारा पुराना है। ये तब का जुमला है जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तब ये बोला गया था, लेकिन मेरे ख्याल में आज के ज़माने में तो अब ये भी मुमकिन है, और आप लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल एक इल्म है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि पार्लियामेंट का असल में मतलब क्या है। वर्ड पार्लियामेंट है दरअसल दोस्तों, ये वर्ड है ना, ये फ्रेंच वर्ड है पार्लियामेंट। ये वहाँ से इसको जो है ना यूज़ किया जाता है, वहाँ से इसको लिया गया है, जिसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे गुफ्तगू की जाए, जहाँ पे बातचीत की जाए, जहाँ पे डिस्कशन की जाए, प्लेस ऑफ स्पीकिंग। और इस इदारे, इस बिल्डिंग के अंदर, इस जगह पे जो लोग आते हैं गुफ्तगू करने के लिए, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है यूके के अंदर। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट नहीं होती, ये गवर्नमेंट से एक अलग इदारा है। ये मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह करता जाऊँ। देखें, किसी भी कंट्री के अंदर ना दो चीज़ें एक ज़रूर होती हैं, एक गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट होती है। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। पार्लियामेंट दरअसल ये होता है कि एक ऐसा इदारा होता है जिसमें मुख्तलिफ लोग ना अपने लोगों को सेलेक्ट करके इलेक्शन के ज़रिए भेजते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है। वो जब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं तो फिर अगर वहाँ पे देखते हैं कि जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा अक्सरियत है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट पड़े, तो उसके जो लोग सेलेक्ट होके इलेक्शन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे, तो फिर उन्होंने जो है ना एक अपनी हुकूमत बनाई। जब वो हुकूमत बनाते हैं तो फिर उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि उसी बंदों में से जो पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे हैं, वो उनमें से ना फिर कुछ लोगों को उठा के मिनिस्टर भी बना देता है, ताकि मामला चलते रहें। किसी को एनर्जी का मिनिस्टर बनाया, किसी को फाइनेंस का, किसी को फॉरेन अफेयर्स का। मैं अब इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, वो मुल्तान से एमएनए बने हैं, ठीक है। सो मुल्तान से वो पहले मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बने, और उसके बाद फिर वहीं से उनको ना मिनिस्टर की भी पोस्ट दी गई। अब उनके पास दो डेजिनेशन है, वो एमएनए भी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, और साथ में हुकूमत के मिनिस्टर भी बन गए हैं। सो गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से ही बनाई जाती है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पार्लियामेंट एक अलग अलग चीज़ें हैं। गवर्नमेंट का काम है कि जो पार्लियामेंट कवानीन बनाती है वो जाके इम्प्लीमेंट करवाना है,
और पार्लियामेंट का काम है कवानीन बनाना। अब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के भी लोग बैठे होते हैं और गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे बैठे होते हैं जो इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होके आते हैं। तो इन दोनों के अंदर तो ये डिफरेंस है, ये आप क्लियर कर दें। इसके अलावा पार्लियामेंट का जो दूसरा काम है वो चेक एंड बैलेंस करना होता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और किस तरह ये कंट्री को चला रही है। उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का। मैं इसके ऊपर एक अलग सी डिटेल के अंदर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा था कि क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिक्र हो रहा हो और उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर बात ना हो तो ये जो टॉपिक है वो अधूरा रहता है। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम पावर है किसी भी स्टेट के अंदर, और वो किसी भी कानून को बना भी सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है। और इवन के जो अदालतें हैं वो भी उसके ऊपर जो है ना पाबंद होंगी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो वो उसके ऊपर अमल दरामद करें और उसको इनकार नहीं कर सकती। ये तो हो गया पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट किया, आपने भी एग्ज़ाम के अंदर इस तरह इसको लिख लेना है ताकि ये एक क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। से देखें तो आपको पता है कि ब्रिटिश एक्चुअली वहाँ पे ना पार्लियामेंट्री मोनार्की है, वहाँ पार्लियामेंट भी है और मोनार्की मतलब वहाँ पे बादशाह का भी कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे आज भी किंग और क्वीन रूल करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सिंबॉलिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, और वो बराए नाम बस जो है ना किंग और क्वीन वहाँ पे बैठी हुई हैं, उनका कोई काम नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तो बाइकैमरल है। वो जो बाइकैमरल का मतलब होता है, बाई का मतलब टू, कैमरल का मतलब दो चैम्बर्स या दो घर या दो हिस्से। ये ऐसे ही समझें, एक बिल्डिंग है, एक घर बना हुआ है, उसके दो हाउस हैं, मतलब एक नीचे बना हुआ है लोअर हाउस है, एक ऊपर है अपर हाउस है। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और तो उन अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। और लेकिन साथ साथ में जो तीसरा हिस्सा है वो है किंग और क्वीन। आजकल तो वहाँ भी क्वीन है, किंग नहीं है। अब ये तीन चीज़ें जो है ना आपस में मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती हैं। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से आपको कोई पूछेगा कि उसके कितने हिस्से हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो आपने ये बताना है कि दरअसल उसके तीन चीज़ें हैं। तीन जो लोग हैं ना वो मिलकर एक ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाते हैं। सबसे पहले वहाँ पे क्वीन आती है, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स आता है और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन तो एक ही चैम्बर के दो हिस्से हैं, लेकिन उसके अलावा क्वीन का भी एक जो है ना वो उनकी भी एक जगह है। अब ये तीन चीज़ें बन जाती हैं। तो जब भी कोई कानून बनता है तो ये इन तीनों चीज़ों से गुज़र के ही कानून बनता है। अगर ये तीनों चीज़ों से गुज़रता नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो वो कानून नहीं बनता। ये तो हमारी कंपोजिशन वाज़ेह हो गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना उसके बुनियादी तौर पे तीन हिस्से हैं, उसके अंदर जो है ना डिपार्टमेंट हैं, आप बिल्कुल इस तरह बोलें। एक तो है क्राउन का इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर क्वीन होती है, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स और उसके बाद है हाउस ऑफ कॉमन्स। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी ना इस तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, मैं बताता चलूँ। पाकिस्तान में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसको यहाँ पे सेनेट कहा जाता है और हाउस ऑफ कॉमन को बोला जाता है नेशनल असेंबली। ये दोनों मिल के आपस में पार्लियामेंट का लफ्ज़ बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो यूके के अंदर जो क्वीन का काम है कि वो किसी भी कानून के ऊपर फाइनली जो है ना दस्तखत करती है, सिग्नेचर करती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ क्वीन के जगह ना हमारे प्रेसिडेंट हैं, जैसे आरिफ अलवी साहब आजकल हैं, तो वो अगर कोई कानून पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, अब सेनेट और नेशनल असेंबली से उसके पास पहुंचता है तो वो उसको दस्तखत करते हैं, वो कानून बन जाता है। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन यही एक प्रोसीजर है और यही तीन चीज़ें जो है ना वो पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, लेकिन नाम डिफरेंट हैं, लेकिन काम तकरीबन एक ही है। अच्छा जी, अब ये जो तीन डिपार्टमेंट हैं या तीन जो हिस्से हैं, क्राउन का क्या काम होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन, अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले जी क्राउन, क्वीन, आजकल तो वहाँ भी क्वीन है। क्वीन जो है ना एक तो ऑफिशियल हेड है ब्रिटिश की और उसके पास कुछ पावर्स भी हैं। वैसे तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन वो मोनार्की जो है ना दोस्तों आजकल वो सिर्फ बराए नाम है, क्योंकि आज इतने मॉडर्न ज़माने में भी उन्होंने क्वीन का जो है ना वो जो एक ओहदा है
اس کا جو ایک آفس ہے وہ آج بھی اس کو برقرار رکھا ہے، لیکن پریکٹیکل وے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سمبولیکل ہے، وہ ایسے سمجھے جیسے ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دراصل آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو برٹش کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نا اپنی ہسٹری سے پیار اور محبت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری جو رسم ہے، رواج ہے، ہماری جو ہسٹری ہے وہ خراب ہو، اس لیے وہ بس اس کو کیری کر رہے ہیں برائے نام کے لیے، لیکن اس کا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا سیاسی معاملات کے اندر اور گورنمنٹ کے معاملات کے اندر۔ تو ایک تو یہ ہے ہاں، لیکن کوئن کا ایک کام ہے، جب بھی نئی پارلیمنٹ یا نئی حکومت آتی ہے، نئی پارلیمنٹ بنتی ہے 5 سال کے بعد، تو اس کا جو اس کی اسپیچ ہوتی ہے، اس کی جو اوپننگ ہوتی ہے، اوپننگ سیریمنی ہوتی ہے، وہ کوئن کرتی ہیں، تو یہ کوئن کا کام ہے۔ اور اگر جب کوئی بھی بل نیچے سے دونوں ہاؤسز سے منظور ہو کے آ جاتا ہے کوئن کے پاس، تو کوئن کے اوپر ٹیبل پہ بس پڑا ہوتا ہے، اور کوئن کا یہ ہوتا ہے جی جناب اس کے اوپر آپ دستخط کر دیں۔ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کوئن کے نام پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئن کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں پاور کچھ نہیں، لیکن ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ بیمار ہو چکے ہیں، ان کے نام سے پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سارا کام چلاتے کون ہیں؟ ان کے بیٹے چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سو ویسے کوئن جو ہے نا کسی بھی بل کو وہ ریجیکٹ تو نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی، وہ پابند ہوتی ہیں کہ جو پرائم منسٹر، جو پارٹی ان کو بول رہی ہے وہ اسی پہ کام کر سکتی ہیں۔ لیکن جو لاسٹ ٹائم جو اگر کوئی بل ریجیکٹ ہوا تھا وہ 1715 میں ایک کوئن تھی اینی کے نام سے، انہوں نے جناب جو ہے نا ایک لا کو ریجیکٹ کیا تھا کہ ہاؤس آف لارڈ سے بھی وہ منظور ہو گیا تھا، ہاؤس آف کامن سے بھی منظور ہو گیا تھا، لیکن جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ یہ جو ہے ایک لاسٹ ٹائم ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا 1715 کے اندر، اور اس وقت جو کوئن تھی ان کا نام تھا کوئن اینی۔ اس کے علاوہ اس کے بعد آج تک یہ کبھی اس طرح انسیڈنٹ نہیں ہوا، دونوں ہاؤسز سے جو بھی بل پاس ہو جاتا ہے وہ کوئن کے پاس چلا جاتا ہے، تو کوئن جو ہے نا اس کو آرام سے پاس کر لیتی ہیں اور اس کے اوپر سگنیچر کر دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ ایک جو ہے نا قانون بن جاتا ہے۔ باقی اس کوئن کا کوئی کام نہیں ہے دوستو، یہ ذہن میں بٹھا لیں، نہ وہ پولیٹکس کرتی ہیں، نہ سیاست کرتی ہے، نہ گورنمنٹ کے معاملات کے اندر جو ہے اپنا انٹرفیئر کرتے ہیں، نہ ایڈمنسٹریشنس کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتی۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ویسے ان کو ذرا نا ریسپیکٹ دی ہوئی ہے ایز اے کہ آپ ہماری کوئن ہیں یہ وغیرہ، اس کے سامنے جھکنا یہ وغیرہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ان کے ہاتھ میں پاورز کچھ نہیں ہے، ان کو بس سمجھو پوجا جاتا ہے، ایسے سمجھے وہاں پہ ان کو پوجا جاتا ہے، ان کو مانا جاتا ہے، ان کو بس ایک احترام دیا جاتا ہے اور عزت دی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ کوئن ہے آج کل یو کے کی، آپ نے اکثر دیکھتے ہیں نیوز کے اندر۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آتا ہے ہاؤس آف لارڈس۔ دیکھیں ہاؤس آف لارڈس جو ہے نا دراصل یو کے پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے، بڑا ہاؤس ہے، جس طرح یہاں پہ سینٹ ہے نا پاکستان کے اندر، بالکل اسی طریقے سے وہاں پہ ہاؤس آف لارڈس ہے۔ اصل میں ہاؤس آف لارڈس میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ دراصل وہ لوگ آتے ہیں جو بڑے نواب ہوتے ہیں، جو جب یہ پارلیمنٹ بنا تھا تو وہاں پہ جب کچھ لوگ اس ہاؤس آف لارڈس کا حصہ بنے تھے، اس کے بعد وہ مر گئے تو پھر ان کے بیٹے آ گئے، تو یہ ایک نا انہیریٹیڈ فیملی ٹائٹلز ہیں جو ان کو ٹائٹل دیے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے اندر اکثر جب جنگیں لڑی جاتی تھیں پرانے زمانوں میں، تو مختلف لوگوں کو ٹائٹل دیا جاتا، سر کا نام دیا جاتا تھا، نائٹ کا لقب دیا جاتا تھا، اس طرح کے نا مختلف ٹائٹل دیے جاتے تھے ان کو۔ تو وہ ٹائٹلز جو ہے نا وہ کوئن کی طرف سے دیے جاتے تھے، وہ ٹائٹلز لوگ آج بھی کیری کرتے ہیں، اور اس لیے ہاؤس آف لارڈز میں وہی لوگ ہیں، اور یہ بڑے پرانے لوگ ہیں، اثر رسوخ والے لوگ ہیں جن کو مختلف ٹائٹلز دیے گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر کوئی بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے، اگر کوئی سائنٹسٹ تھا جس نے کوئی نوبل پرائز جیتا ہے، کسی ڈاکٹر نے کوئی کام کیا ہے، کسی انجینئر نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے، مطلب اپنی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں ان کو نا ہاؤس آف لارڈس کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ میں مطلب ایسے بولوں، جو لارڈس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کی عزت ہو، جو معاشرے میں کوئی نام رکھتے ہوں، یا خاندانی لوگ ہوں جن کی بڑی کوئی پرانی اسٹرگل ہو، جنہوں نے ملک کے لیے کوئی کچھ کیا ہو، تو ایسے لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا وہاں پہ جو نمبرز ہیں نا دوستو، وہ کوئی وہ مطلب فکس نہیں ہے کہ اس کے کتنے ممبرز ہوتے ہیں، وہ بس اس میں نمبرز مطلب ویری کرتے رہتے ہیں، تقریباً ہر سال یا ہر 5 سال بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہاؤس آف کامن کے اندر تو ایک نمبر فکس ہے کہ اتنے ہی لگے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن ہاؤس آف لارڈس کے اندر نہیں ہے۔ ویسے آج کل تو 783 وہاں پہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور
ایون کہ کہا جاتا ہے کہ یہ واحد چیمبر ہے کسی بھی پارلیمنٹ کا پوری دنیا کے اندر جس کے اندر اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایون کہ پاکستان کے سینٹ کے اندر بھی 104 تھے، اب 100 ہو گئے ہیں، اتنے ممبرس بیٹھتے ہیں. لیکن وہاں پہ اور 700 783 اتنے بیٹھتے ہیں. ایون کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا جو پارلیمنٹ ہے جس کو ہم چائنیز نیشنل پیپلز کانگریس کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ سب سے زیادہ اگر کوئی پارلیمنٹ کا کوئی چیمبر ہے جس کے اندر اتنے لوگ بیٹھتے ہیں وہ ہاؤس آف لارڈز ہے. صحیح ہے. سو ہاؤس آف لارڈز کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں بیٹا، یہاں پہ جو لوگ بٹھائے جاتے ہیں ان کو فیملی ٹائٹل دیے گئے ہوتے ہیں جو انہیریٹیڈ ہیں، جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، جن کو کوئی ٹائٹل دیا گیا، ان کو جو کوئی لقب دیا گیا سر کا یہ وغیرہ، کسی کے مطلب جنگوں کے اندر جو اتنی مطلب ایسے لوگ جن کو ایک خاص قسم کی اہمیت دی گئی ہو اور جن کو ایک بڑی عزت دی گئی تھی کسی کام کی وجہ سے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر بڑے کوئی کام کیے جاتے ہیں. اس طرح دیکھیں ایک پاکستانی ہیں جو ہیں تو پاکستان میں یعنی کہ وہ پاکستان سے ان کے ماں باپ تھے لیکن وہاں پہ یو کے اندر انہوں نے بڑی کام کیا تو وہ جو ہے نا ہاؤس آف لارڈز کا حصہ بنے. ان کو لارڈز نذیر بولا جاتا ہے اور آپ نے نام سنا ہوگا. سو یہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر کوئی ایکسٹرا کام کیا ہو، جو سیاست ضروری نہیں کہ وہ پولیٹیشینس ہو، وہ کوئی بھی عام بندہ ہو سکتا ہے لیکن اپنی فیلڈ کا وہ ایکسپرٹ رہا ہو جس کی وجہ سے یو کے کی کنٹری کی جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر عزت افزائی ہو. انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہو تو ان لوگوں کو وہ نا ہاؤس آف لارڈز کے اندر بٹھا دیتے ہیں. سو ہاؤس آف لارڈز یہ ہے، ان کا نمبر فکس نہیں ہوتا، ویری کرتا ہے. آج 783 لوگ ہیں اور اس طرح یہ ساری چیزیں دیکھیں. یہ ہے ہاؤس آف لارڈز، یہ دیکھ لیں اس طرح کے یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ان کی ڈریسنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں جو اسٹیج کے اوپر ہے، گولڈن کلر کا ایک ہے چیز، ایک تھوڑی بہت جو انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے. تو یہ ہے ہاؤس آف لارڈز. اب ہم آتے ہیں ہاؤس آف کامنس کی طرف. ہاؤس آف کامنس یو کے پارلیمنٹ کا ایک اپر لوور ہاؤس ہے، چھوٹا لوور ہاؤس ہے اور جس کو کامنس بھی کہا جاتا ہے. اور دراصل دیکھا جائے تو سب سے اہم جو دونوں ہاؤسز کے اندر کوئی چیز ہے، ان تینوں چیزوں کے اندر کوئین کے بعد ہاؤس آف لارڈز، ان دونوں سے بھی زیادہ اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ ہاؤس آف کامنس ہے. کیونکہ ہاؤس آف کامن وہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے قانون سازی شروع ہوتی ہے. کوئی بھی بل آتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کی. اس کے اندر 650 ممبرز ہوتے ہیں اور یہ فکسڈ نمبر ہے. ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. لوگ جو ہے نا الیکشن کے ذریعے اپنے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر یہاں پہ بھیجا جاتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے نا لوگ آتے ہیں جن کو ہم ایم این اے بولتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی. یہ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں. ہر 5 سال بعد کوئی ایم این اے بنتا ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے. اور کیونکہ سارا قانون یہاں سے شروع ہوتا ہے تو ایکچوئل میں دراصل ساری پاورز اس کے پاس ہے. یہاں سے جو قانون بنتا ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہاؤس آف لارڈز میں جاتا ہے، وہاں پہ وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کوئین کے پاس چلا جاتا ہے اور کوئین اس کے اوپر دستخط کر کے وہ پراپر ایک ایکٹ بن جاتا ہے. سو ہاؤس آف کامنس بھی ایک اہم آرگن ہے. سب سے اہم آرگن تو یہی ہے اور دراصل یو کے پارلیمنٹ کو چلاتا یہی ہے. تو ہاؤس آف کامنس یہ دیکھیں، یہ ہے ہاؤس آف کامنس. آپ نے اکثر بی بی سی نیوز میں دیکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک سائڈ پہ اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ نا گورنمنٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہیں پہ بیٹھ کے نا وہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور یہ جو سینٹر میں ایک ٹیبل ہے اور اس کے سامنے بیچ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا وہاں کا اسپیکر ہے جو اس معاملات کو چلاتا ہے. سو یہ ہے ہاؤس آف کامنس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش پارلیمنٹ کے فنکشنز کیا ہیں. سب سے پہلے تو دوستو چیک اینڈ چیلنج دا ورک آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کچھ بھی کام کرتی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے، کوئی کنٹروورسی ہے، جو ہے نا پالیسیز کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کرا رہی، ہیلتھ کے اوپر صحیح کام نہیں کر رہی، ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں کر رہی، تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں. اور اپوزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے وہ آ کے ڈسکشن کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حکومت صحیح کام نہیں کری. یہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اور بعض اوقات تو جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، مار پیٹ ہاتھا پائی کا بھی عمل شروع ہو جاتا ہے اور بڑی یعنی کہ ایک گہما گہمی کا ماحول ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو بڑی سخت تنقید کی جاتی ہے. کیونکہ یہ ہے ایسا معاملہ، کیونکہ حکومت اگر کوئی کام صحیح نہیں کرتی، کوئی چیز چھپا رہی ہوتی ہے، کوئی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کرا رہی، لوگوں کا خیال نہیں کر رہی، تو پھر اپوزیشن کے لوگ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. تو اس طرح یہ سارا معاملہ چلتا ہے. تو پہلا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا جتنا بھی کام ہوتا ہے چیک اینڈ چیلنج کرتا ہے. کیونکہ گورنمنٹ بھی دراصل وہیں سے ہی بنتی ہے. وہ پارلیمنٹ کے اندر جو اکثریت کے اندر میجورٹی کے اندر جو پارٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے. تو پھر ظاہری بات ہے تو وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں تو پھر اپوزیشن والے وہیں پہ ان کی کلاس لیتے ہیں اور ان سے یہ سارا
सारा बहुत चेक एंड चैलेंज करते हैं सारा काम। इसके अलावा दूसरा जो अहम काम होता है लेजिस्लेशन होती है, कानून बनता है। जिस तरह देखें आजकल एक नया कानून बनाया गया है, बल्कि कल ही वो पास हुआ है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से, वो है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज के बाद जो नए इलेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होगा। तो उसका बिल बनाया गया था, कल उसके ऊपर डिस्कशन हुई है और फिर आपको पता है जिस तरह वो बिल पास हुआ है और फिर वो क्योंकि हुकूमत के नंबर ज़्यादा थे तो वो पास हो गया। तो कहने का मतलब है कि कानून साजी होती है, लेजिस्लेशन होती है, और किसी कानून को ख़त्म करना है तो वह भी वहीं पे पार्लियामेंट के अंदर, यूके पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता है। उसके अलावा डिबेट होती है दोस्तों, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिबेट होती है, हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ है, नए लॉज लेके आए। मिसाल के तौर पे जब कोरोना आ गया तो हर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती थी कि जी इसको किस तरह टैकल करना है, ये क्या चीज़ है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह फंड्स लिए जाएंगे, इसके लिए वैक्सीन कब बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो मुख्तलिफ़ सेंसिटिव मामलात के ऊपर डिस्कशन होती है। अगर हुकूमत कोई काम करने जा रही है तो उसके ऊपर डिस्कशन होती है। सो इस तरह अगर हुकूमत किसी के साथ जंग लड़ रही है, किसी को कोई डील कर रही है, किसी किसी के साथ कोई कारोबार कर सकती है, या किसी के साथ कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है उसको ज्वाइन कर रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिबेट होती है। और तीसरा जो है ना गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर ना एक बिल लाया जाता है जिसको हम मनी बिल कहते हैं, जिसको हम बजट बोलते हैं। और वो बजट जो है ना वो असेंबली के अंदर ही मंजूर होता है, पार्लियामेंट के अंदर ही मंजूर होता है। कि हुकूमत कहती है कि जी हमने इस साल का ना इतना बजट रखा है और इस बजट के अंदर हमने ये काम करने हैं, हेल्थ के इतने प्रोजेक्ट लगाने हैं, एजुकेशन के इतनी हैं, इतनी हमने सड़कें बनानी हैं, इतना हमने कर्ज उतारना है, इतना हमने अपनी जो है ना डिफेंस के लिए रखना है। तो ये जो एक्चुअली काम होता है ना टैक्सेशन का, कि कितना टैक्स लगाना है, कितना पैसा जनरेट करना है, कितना पैसा हमने सेव करना है, कितना पैसा हमने बाहर के कंट्रीज़ को देना है, कितना हमने पैसा जो है ना दूसरे सूबों को देना है, ये सारे जो मामलात होते हैं ये भी यूके पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होते हैं। सो बुनियादी तौर पे 4 बड़े फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के काम को चैलेंज करना, चेक करना, मॉनिटर करना कि आया ये काम सही कर रहे हैं हुकूमत लोगों का ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही, आसान अल्फाजों में। उसके बाद कवानीन के ऊपर बात होती है, कवानीन बनाए जाते हैं, नए कवानीन बनाए भी जाते हैं और पुरानी कवानीन को तब्दील भी किया जाता है। उसके बाद डिबेट होती है मुख्तलिफ लोग मामलात के ऊपर, हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर, फ्यूचर के बारे में, जी आगे क्या करना है, इस चीज़ को किस तरह टैकल करना है, ये चीज़ होती है। इसके अलावा दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है, बजट बनाती है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी कि कौन से टैक्स लगाने हैं लोगों के ऊपर, कौन से प्रोजेक्ट लगाएंगे, कहाँ से पैसा लिया जाएगा, और जो पैसा है आपके पास उसको किस तरह डिवाइड करना है, डिफेंस के लोगों को कितना देना है, एजुकेशन वालों को कितना देना है, तालीम वालों को कितना देना है, और कर्ज उतारने के लिए कितना पैसा आपने रखना है। तो ये सारे मामला। अब हम देखेंगे कि यूके पार्लियामेंट के अंदर एक कानून किस तरह बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट लाया जाता है और उसमें लिखा होता है कि जी हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, जिसको हम बिल बोलते हैं। उसकी सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है और एक नोटिस दिया जाता है, और नोटिस में ये होता है कि जी मिसाल के तौर पे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं कि आज के बाद इलेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो, ना कि लोग जो है ना वो अपना अंगूठा लगा के ना इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप नोटिस देंगे, आप नोटिस में लिखेंगे और उसका मकसद बताएंगे, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है उसकी सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के ऊपर उसके ना प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं कि अच्छा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो इसको फिर कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अंदर क्या चीज़ होगी, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसकी क्या टेक्नोलॉजी होगी, ये मशीन किस तरह काम करेगी, ये सारे आपने प्रिंसिपल उसके ऊपर डिस्कस करने हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा कि वो जो सेकंड रीडिंग है ना, वो दरअसल आप ना कुछ लोगों को भेजेंगे, कुछ एमपीज़ को भेजेंगे, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होगा, उनकी एक कमेटी बनाएंगे आप, और उनको कहेंगे जी पहले आप इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं लाया जाएगा, वो मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर पहले नहीं आएगा। पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ लोगों की कमेटी बना के, मतलब 3 होंगे अपोजिशन के, 3 बंदे होंगे गवर्नमेंट के, और उनको कहा जाएगा कि जी ये आपने 4-5 दिन तक इसके ऊपर बात करनी है, इसको डिस्कस करना है कि ये चीज़ सही है गलत है। ठीक है, क्योंकि अब एक बिल है उसके ऊपर अब इतने बंदे 650 तो डिस्कस नहीं करेंगे ना, वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप उसमें से ना 3-3 बंदे सेलेक्ट करके एक कमेटी बना के पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो मैं अब दोबारा बताऊँ, सबसे पहले बेटा फर्स्ट रीडिंग होती है, उसके अंदर बिल को सिर्फ अनाउंस किया जाता है कि जी हम ये चीज़ यानी कि बताता है कि आपने किसके ऊपर कानून बनाना है।
सेकंड रीडिंग के अंदर उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होती है, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसको डिटेल में एक जुमला उसका देखा जाता है, वर्ड बाय वर्ड देखा जाता है कि इसका क्या मकसद है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो गैर कानूनी है या गैर आइनी है या जिसके ऊपर काम नहीं किया जाता। जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है और वो जो कमेटी होती है जिसके अंदर मैं मिसाल दे रहा था आपको कि 3-3 बंदे बैठे होते हैं, मतलब बराबर की ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है पार्लियामेंट हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से। जब वो ओके कर देते हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, आप कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर आप ना वोटिंग कराएं, तो उसके बाद दोस्तों थर्ड रीडिंग होती है और वो बिल जो है ना पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर पेश किया जाता है और हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो 650 लोग हैं उसके ऊपर फिर उनसे कहा जाता है कि हाँ जी अब ये इसके ऊपर आप कौन से लोग हैं, कहते हैं कि ये मतलब मंजूर हो जाए, कौन से लोग हैं जो इसको रिजेक्ट करते हैं। फिर वोटिंग की जाती है, अगर 650 में से मेजॉरिटी इसके हक़ में फ़ैसला देती है कि जी इसको आप ना मंजूर करें, तो फिर वो मंजूर हो जाता है। उसके बाद फिर ये बिल जो है ना यहाँ से क्लियर होके फिर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुँच जाता है। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से मेजॉरिटी की तरीके से वहाँ पे डिस्कस होता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है और अगर ज़्यादा लोग उसके हक़ में फ़ैसला देते हैं, वोट देते हैं, तो फिर वो वहाँ से भी पास हो जाता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जब पास हो जाता है तो फिर आखिरकार पता है कहाँ चला जाता है, वो क्वीन के पास चला जाता है और क्वीन उसके ऊपर सिग्नेचर करती है, उसको अपनी इजाज़त देती है। जब वो उसको इजाज़त मिल जाती है तो वो जो बिल है ना फिर एक्ट बन जाता है, वो बिल फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ये इस तरह कानून होता है। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, वो नोटिस दिया जाता है, मकसद बताया जाता है। सेकंड रीडिंग में उस बिल के ऊपर डिस्कशन होती है। उसके बाद थर्ड रीडिंग में उसको बिल को जो है ना डिबेट किया जाता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग करने के बाद अगर हाउस ऑफ कॉमन्स उसको अप्रूव करते हैं तो उसके बाद वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, वहाँ पर भी उसके ऊपर डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है। अगर वो लोग भी उसके हक़ में फ़ैसला देते हैं यानी कि मेजॉरिटी के वोटिंग ज़्यादा उसके हक़ में आती है, उसके बाद फिर जनाब वो ना क्वीन के पास चले जाता है और क्वीन उसको अगर इजाज़त दे देती है, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दे देती है, तो फिर वो एक्ट बन जाता है। 1952 से लेकर आज तक जो है ना तकरीबन 3135 जो है ना एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो है ना क्वीन ने उनको इजाज़त दी है। ठीक है, सो ये है एक प्रोसीजर कानून बनाने का। साथ साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ, कहीं ये मैंने पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आज तक कोई भी क्वीन या जो है ना किंग वो हाउस ऑफ कॉमन में नहीं आता, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ज़रूर आते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये देखें, मैंने आपको पहले बताया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है, ये वाला ये देखें, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हैं ये क्वीन बैठी हुई है और साथ में इसका जो है ना वो शोहर बैठे हुए हैं। ये पुरानी तस्वीर है, अभी इनके जो हस्बैंड हैं ये फौत हो चुके हैं। सो ये क्वीन बैठी हुई, अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो बैठ सकती है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन में यहाँ पे जो ये सारे मिनिस्टर्स लोग बैठे हुए हैं अपोजिशन के 650 लोग जो इलेक्शन के ज़रिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये नहीं अलो, यहाँ पे क्वीन नहीं आती। क्वीन सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही आ सकती है। तो इसके हवाले से कहा जाता है कि 1642 1642 के बाद उससे पहले जो है ना 1642 के बाद आज तक क्वीन या किंग कोई भी जो है ना हाउस ऑफ कॉमन के अंदर इंटर नहीं हुआ था। जो लास्ट टाइम इंटर हुआ था वो चार्ल्स वन था। उसने क्या किया था कि कुछ सिपाहियों को भेज के कुछ एमपीज जो थे ना पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ कॉमन के अंदर बैठे हुए थे। कौन सा हाउस ऑफ कॉमन? ये वाला जो हाउस ऑफ कॉमन देख रहे हैं, यहाँ से 5 लोगों को किंग ने ना अपने सिपाही भेज के इनको अरेस्ट किया था। वो एक किसी बात पे झगड़ा हो गया था, इश्यूज़ हो गया था, तो वो जो ना किंग ने ना इस तरह ये हरकत की। लेकिन उसके बाद फिर कभी भी कोई भी किंग जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर इंटर नहीं हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर तो वो बैठते हैं, वहाँ पे तो उनको बुलाया भी जाता है, उन्होंने स्पीच भी करनी होती है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन के अंदर वो नहीं आते। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो और इसकी मैं अगर कंक्लूजन करूँ, सबसे पहले पार्लियामेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है, सबसे ज़्यादा पावर अथॉरिटी जो है ना इंग्लैंड के अंदर है, सारे मामलात वो देखती है और इवन कि वो हर चीज़ कानून को तब्दील भी करती हैं, उसको रिजेक्ट भी करती हैं किसी भी टाइम पे। और दूसरा अगर ये कहा जाए कि यूके पार्लियामेंट जो है ना वो एक सुप्रीम है नेचर में और वो सारे के सारे मामलात को कंट्रोल करती है और ये सारी चीज़ें जो मुल्क के अंदर मामलात चल रहे होते हैं वो सारे के सारे उसके हाथ में होती हैं और उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने इसमें आपको ब्रिटिश
برٹش پارلیمنٹ کے حوالے سے بالکل آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کا کیا رول ہے، اس کا کیا اسٹرکچر ہے۔ اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، کوئن آتا ہے، ہاؤس آف لارڈز آتا ہے، ہاؤس آف کامن۔ کوئن کا کیا کام ہوتا ہے میں نے یہ بتایا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہاؤس آف لارڈز میں کون لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کا نمبرز کیا ہوتا ہے، آج کل نمبرز کیا ہے، ان کا کیا کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہاؤس آف کامنز کا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے فنکشن دیکھے برٹش پارلیمنٹ کے کیا کام ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ قوانین ایک لا کس طرح بنتا ہے یو کے پارلیمنٹ کے اندر، سو ہم نے یہ بھی دیکھا۔ سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو دوستو پھر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔